हुआ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का, जो बाद में जाकर लिविंग बीन्स बने। लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं हुई थी बल्कि स्पेस में हुई थी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो आपका डीएनए एक केले के डीएनए से 60% मिलता जुलता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, यह बात सच है, क्योंकि इंसानों का और केलों का एक ही एंसेस्टर रहा है अगर आप टाइम में बहुत बहुत पीछे जाओ तो। मतलब हमारे और एक केले के जो पर 100 मिलियन पर दादा थे वो एक ही थे। इनफैक्ट ये बात सिर्फ केले के लिए नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद हर जानवर और पेड़ पौधे के लिए है। और अगर आप टाइम में और भी पीछे जाओ, 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाओ, तो पता लगेगा कि धरती पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है, लूका। लूका जो हमने नाम दिया है, इसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसे आप एक माइक्रोब कह सकते हो। साइंटिस्ट का मानना है इसे गर्म जगहों में रहना काफी पसंद था। और आज धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगस हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब इस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि लूका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था धरती पर जिंदा रहने वाला। इससे पहले भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता कि वो कैसे दिखते होंगे। इनफैक्ट साइंटिस्ट को यह भी नहीं पता कि लूका कैसा दिखता होगा। लेकिन लूका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लूका जिंदा कैसे हुआ। धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? क्या कोई ईश्वरी शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी, या ये कोई एलियन था जो धरती पर आ गया रहने के लिए? ये सवाल है लाइफ के ओरिजिन का। आखिर नॉन लिविंग मैटर, पत्थर, मिट्टी, पानी और कुछ एलिमेंट्स कैसे बदल सकते हैं जीते जागते लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? आइए समझते हैं इस रहस्य को गहराई से आज के इस वीडियो में। ये मेरा 5वां वीडियो है दोस्तों एवोल्यूशन की सीरीज में। इससे पहले 4 वीडियोस में और बना चुका हूं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर, दूसरे में बात करी हमने बंदरों से इंसान कैसे बने, तीसरे में बात करी कि मुर्गी पहले आई या अंडा, चौथे में बात करी कैसे सोलर सिस्टम में धरती की फॉर्मेशन हुई, और अब 5वें में बात करेंगे कि कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग बीन्स की फॉर्मेशन हुई। ये चीज देखा जाए तो सुनने में ही अनबिलीवेबल लगती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। करीब 200 साल पहले तक ज्यादातर साइंटिस्ट को भी यही लगता था। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना था कि कोई ना कोई लाइफ फोर्स जैसी चीज है जो हर जीव के अंदर मौजूद है, जो उन्हें जिंदा रखने का काम करती है। लेकिन साल 1780s में एक फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोसियर ने पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने साबित किया कि शायद लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से इतनी भी अलग नहीं है। इन्होंने एक गिनी पिग जानवर को लिया और उसकी बॉडी हीट को मापने का काम किया। उन्होंने देखा इस जानवर की बॉडी हीट से बर्फ कितनी जल्दी मेल्ट होती है और साथ ही साथ कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है। फिर इन्होंने कोयले के टुकड़े से मेजर किया जो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और जिससे उतनी ही बर्फ मेल्ट होगी जितनी उस जानवर से हो रही थी। ये देखकर इन्होंने कंक्लूड किया लाइफ एक केमिकल प्रोसेस है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों सेम केमिकल प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। कुछ साल बाद 1790s में एक इटालियन डॉक्टर लुइगी गलवानी कुछ मरे हुए मेंढकों के साथ काम कर रहे थे। इन्होंने मेंढकों की टांगों को ब्रास हुक पर लटका रखा था और इनके हाथ में एक स्टील का ब्लेड था। गलती से टच हुआ उन टांगों पर और ये टांगे अचानक से कांपने लगी। मरे हुए मेंढकों की टांगों को कांपता देखकर इन्हें लगा कि इन्होंने लाइफ फोर्स का आविष्कार कर लिया है। इन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। इन्होंने कहा किसी ना किसी प्रकार की बिजली है जो हर लिविंग थिंग में मौजूद है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन इनका ये कंक्लूजन अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेंढकों की टांगों की वजह से नहीं, ये इन दोनों मेटल्स की वजह से हो रहा है। ये स्टील का ब्लेड जब ब्रास हुक से टकराता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनके बीच में रिएक्शन देखने को मिलता है। वोल्टा ने बाद में इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके दुनिया को पहली इलेक्ट्रिक बैटरी भी बना कर दी। ये सेल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वोल्टेज होती है, वोल्टेज शब्द वोल्टा के नाम से ही आया है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कन्विंस नहीं थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि लिविंग चीजों में कोई ना कोई स्पेशल एनर्जी तो जरूर है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। असल में बात क्या थी कि साइंटिस्ट का ऐसा सोचने के पीछे एक बड़ा कारण था। ज्यादातर केमिकल कंपाउंड्स जो एक लिविंग बीन के अंदर पाए जाते थे
जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर्स, वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में देखने को नहीं मिलते थे, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, बाकी और मिनरल्स। वैसे यहीं से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जन्म हुआ था। स्कूल में याद है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कभी सोचकर देखा ये दो अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो वही है जो इंसानों और लिविंग बीन्स के अंदर पाए जाते हैं, और ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। और साइंटिस्ट को लगता था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर बन रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लाइफ फोर्स जरूर है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का काम कर रही है। भाइयों जरा मंथ एंड आगे जरा हिसाब कर